साथियों, आज की कहानी है हमारी। एक राजा ने बताया कि दो काम करने से पुरुष पूरे जीवन भर दुखी रहते हैं। जी हाँ साथियों, वह दो कौन से काम हैं जिसको करने से साथियों पुरुष पूरे जीवन भर दुखी रहते हैं। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते तो हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और हो सके तो साथियों अपने मित्र या किसी रिश्तेदार में इसे शेयर भी कर देना, ताकि वह इस वीडियो से अनजान है, उन्हें भी पता हो सके कि आखिर वह दो काम कौन से होते हैं जिन्हें मनुष्य करता है तो पूरे जीवन भर दुखी रहता है। साथियों, एक राजा ने वह दो काम करने से पुरुष को रोका था। आखिर वह दो काम कौन से हैं, आइए चले जान लेते हैं। और हमारी एक गुजारिश है, अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो वह साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और एक जय श्री राम का कमेंट भी कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। साथियों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहा करते थे। वह साथियों अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत किया करता था और साथ ही साथ वह साथियों सेलमेनी का काम भी किया करता था। साथियों, उसके परिवार में एक पत्नी और दो पुत्र थे। साथियों, उस सेठ के दोनों पुत्र बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही स्वभाव वाले थे। साथियों, लेकिन उनमें एक बात थी, सेठ के बेटे में दोनों में एक जैसा स्वभाव नहीं था। वह उसका बेटा था बड़ा। साथियों, उस सेठ का जो बड़ा बेटा था वह बहुत ही स्वभाव वाला शर्मीला था और साथियों वह किसी से बात करने में भी डरता था। उसे किसी से बात करने में बहुत ही शर्म महसूस होती थी। साथियों, उसे किसी से भी बात करने में शर्म आती थी। और उनका साथियों छोटा पुत्र बहुत ही स्वभाव वाला मूर्ख था। साथियों, वह साथियों किसी के सामने अपनी बात करने में कोई भी डर नहीं करता था। वह साथियों सब लोग बड़े पुत्र को भोला व बेवकूफ समझते थे। कई बार तो साथियों उसके भोलेपन का लोग फायदा भी उठाया करते थे। लेकिन साथियों उसमें एक खूबी भी थी, वह किसी को भी पलटकर कुछ भी नहीं देखता था, चाहे उसे कितनी भी हानि पहुंच जाती। साथियों, अपने पुत्र के इसी के कारण वह सेठ अपने बच्चों से बहुत ही नाराज रहता था। वह साथियों समझाता भी बहुत था और साथियों उसके शर्मीले के कारण उस सेठ ने अपने बेटे की कई बार पिटाई भी कर दी थी। हालांकि साथियों उस सेठ के बड़े बेटे की मार लगने के कारण उसका स्वभाव अच्छा होने के कारण और ज्यादा बिगड़ गया। किसी ने साथियों सच ही कहा है और कहा भी जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसे साथियों मार पीटने से या डांटने से कुछ नहीं होता है, उसका स्वभाव और ज्यादा बिगड़ता जाता है। यदि उस व्यक्ति को किसी अच्छे शब्द से सुधारोगे तो हो सकता है शायद वह सुधर जाए, वरना अन्यथा वह और भी बिगड़ जाता है। वैसे साथियों वैसे ही उस सेठ का बेटा उस मारपीट से और ज्यादा नालायक होने लगा था। शर्म और संकोच के साथ उसके मन में साथियों डर भी पैदा हो गया। अब साथियों शर्म और संकोच के साथ साथ उसे डर भी पैदा हो गया। आत्मविश्वास की कमी की वजह से बड़ा पुत्र बचपन से ही अधिक परेशान रहने लगा था। साथियों, अपने डर की वजह से अपनी परीक्षा में याद किए हुए प्रश्नों के उत्तर भी भूल जाता था। साथियों, वह साथियों पढ़ाई लिखाई में भी निल होता चला गया। वह साथियों लिख भी नहीं पाता था। इस कारण साथियों उसकी शिक्षा भी पूरे ढंग से पूरी नहीं हो पाई। जब साथियों बड़ा पुत्र बड़ा हो गया तो उस सेठ ने अपने कामकाज के लिए उसे हाथ बटाना शुरू कर दिया। लेकिन साथियों वह डर के कारण वह सेठ का बेटा जो था उसके कार्य में हाथ बटाने को तैयार तो हो गया, लेकिन साथियों वह उस सेठ के साथ में ऐसी गलतियां कर देता था जिससे वह सेठ उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता था। एक दिन की बात है साथियों, वह सेठ किसी काम से शहर गया हुआ था और उस दिन साथियों उस सेलमेनी के काम वह बड़ा बेटा कर रहा था। तभी साथियों कुछ लोग आए और उनके बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है और उन्होंने कहा है दुकान में जितना भी सामान है वो हमारी गाड़ी में लदवाया जाए। तुम्हारे पिता के न रहने पर इस माल की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है और उन्होंने तुम्हें ही बताया है तुम्हारे पिता ने जो सामान रखा है उसे हमें दे दो और उसे शहर में हमें बांटने जाना है। तभी तक साथियों वह सेठ का पुत्र जो था उनसे उत्तर पूछने वाला ही था। तभी साथियों वह बिना देरी किए हुए वे दो व्यक्ति उसकी दुकान में घुस जाते हैं और अपनी गाड़ी में सारा माल लाद लेते हैं। उस सेठ के बेटे के मन में उन्हें रोकने का प्रयास भी किया। मन में तो आया, उसने सोचा कि इनसे मैं कुछ पूछूं और किसने मंगाई है और कौन से शहर में मंगाई है, लेकिन साथियों वह डर के और संकोच के कारण वह उनसे कुछ भी नहीं पूछ पाया।
ना तो उसने उनसे कुछ कहा। साथियों, उसने मन ही मन कहा, यदि मैं इन्हें रोकता हूँ कहीं पिताजी मुझ पर नाराज ना हो। साथियों, कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने घर आया तो साथियों दुकान खाली देख करके अपने पुत्र से पूछा कि इस दुकान का सामान कहाँ गया, ये दुकान इतनी खाली क्यों है। तभी साथियों उसके बड़े पुत्र ने धीरे से कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे, आप ही ने किसी शहर में वह दुकान का सामान मंगवाया था और वह सारे माल को निकाल करके लेके चले गए हैं। यह सुनते ही साथियों उस सेठ ने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया और उसने अपने पुत्र को धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। तभी उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मंद बुद्धि के, तू तो मूर्ख है, तुझे तो बेवकूफ बना करके सारा सामान लूट करके ले गए, मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। वे लोग मैंने थोड़े ही भेजे थे जो तूने सारा सामान उन्हें दे दिया, लेकिन तुझे पूछना तो चाहिए था कि वे कौन है, कहां से आए हैं। तभी साथियों उस सेठ का बेटा कहने लगा कि मेरे मन में तो आया मैं पूछूं, तभी मेरे मन में यह आया कि कहीं आप नाराज ना हो जाओ, आप मुझ पर क्रोध ना करने लगो, इसीलिए मैंने पूछा नहीं और उन्हें सारा सामान दे दिया। साथियों तभी उसी वक्त उस सेठ ने अपने बेटे को धक्का मार करके वहां से भगा दिया और उन्होंने कहा कि जा, चला जा, अब यहाँ पर कभी वापस लौटकर मत आना, यदि तू यहाँ पर वापस आया तो मार मार कर मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तभी साथियों उस सेठ का पुत्र इस घटना से वह बहुत ही दुखी हुआ। तभी साथियों उसके साथ एक बार और एक घटना घट गई। उसकी स्वभाव की वजह से उसके पिता उस पर बहुत ही नाराज हो चुके थे। एक तो साथियों दूसरी गलती कर बैठा था कि सारा माल दुकान से निकाल के ले गए हैं। साथियों उस समय गांव के कुछ लोग भी उस सेठ के पुत्र पे हंस रहे थे, उसका मजाक भी बना रहे थे, जिससे साथियों उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब साथियों उसने मान लिया कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वह हमेशा मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ वह कदम भी कदम से कदम मिला करके नहीं चल पाएगा। यही सब साथियों वह सोच करके उस सेठ का पुत्र उस गांव से बाहर आ जाता है और साथियों दूर कहीं चलता चला गया। चलते चलते साथियों एक घना जंगल पड़ता है। उस घने जंगल को साथियों पार करते हुए, उस घने जंगल से गुजरते हुए तभी साथियों रास्ते से एक नदी गुजरती हुई उसे दिखाई देती है और साथियों उसी नदी के किनारे पर जाके बैठ जाता है। साथियों वहां पर चीख चीख कर रोने लगा और अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था उसे। साथियों उसके मन में विचार आया कि उसे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। तभी उसके मन में विचार आया कि मैं कुछ दूर आगे चलता हूँ, तभी तक अपनी जान दे दूंगा मैं। तभी साथियों उस वन से वो गुजर ही रहा था, बहुत गहरा साथियों पानी भरा हुआ एक कुआं दिख जाता है उसे और उसी कुएं के मन पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है और मैंने ऊपर से एक इतना नुकसान कर दिया है, मुझे तो जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इस संसार में इस दुनिया से कदम कदम मिला करके नहीं चल सकता हूँ, इससे बढ़िया तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। साथियों वह यह सब सोच रहा था। तभी साथियों यह सब सोच करके उस कुएं में उस सेठ के बेटे ने छलांग लगा दी। तब तक साथियों क्या हुआ, वहां पर एक लकड़हारा आ जाता है। वह साथियों उस वन में लकड़ी काटने जा रहा था तो उसमें साथियों कुल्हाड़ी भी थी और रस्सी भी थी। तभी साथियों उस कुएं के पास से वह लकड़हारा गुजर रहा था। तभी साथियों उसने झांक कर के कुएं में देखा कि इसमें एक व्यक्ति डूब रहा है। तभी साथियों उस व्यक्ति ने जल्दी जल्दी से साथियों अपनी रस्सी को डाला और उस सेठ के बेटे को बचा लिया। साथियों तभी साथियों वह पेड़ पे चढ़ जाता है और लकड़ी काटने लगता है और उस सेठ के बेटे से कहता है कि तुम लकड़ी इकट्ठा करो, मैं तुम्हारे स्थान पर छोड़ आऊंगा। तभी साथियों वह लकड़ी लेकर के घर जाता है और साथियों वह उसका पता पूछता है तो वह लज्जत से शर्म से हिचकिचा जाता है साथियों। और साथियों उसे शर्म के कारण वह साथियों डर के कारण वह साथियों किसी को भी परिचय नहीं बता पाता है, ना ही उस लकड़हारे को अपना घर का परिचय बता पाता है, क्योंकि साथियों वह डरता भी था और शर्माता भी बहुत था साथियों। इसीलिए वह साथियों उस लकड़हारे को कुछ भी नहीं बता सका। तभी साथियों उस लकड़हारे ने सोचा ये तो कुछ भी नहीं बताएगा, एक गांव की राजा है, उस राजा के यहाँ इसे छोड़ आता हूँ, नहीं तो ये मेरे यहाँ से कहीं चला गया तो मुझे बहुत ही दुख होगा। तभी साथियों वह लकड़हारा जो था उस सेठ के बेटे को लेकर के एक राजा के पास चला जाता है
तभी साथियों वह सेठ का पुत्र जो था उस लकड़हारे पे बहुत ही नाराज होने लगा था। और यहाँ पर तुम क्यों लेकर के आई हो, मैं इस जीवन को जीना भी नहीं चाहता था। तभी साथियों इतना कहते ही वह राजा उस बात को सुन लेते हैं और वह राजा कहते हैं, और उस राजा ने उसे समझाते हुए कहा कि ये जीवन जो है वह एक ही बार मिलता है, और अगर तुम इस दुनिया में जीवित ही नहीं रहे तो तुम असफल जीवन को खत्म करके सफल कैसे बन पाओगे। तभी साथियों उस सेठ के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारी कष्ट घटनाएं हैं, मेरी ये समस्याएं शर्मीले और शकुंच के वजह से ही मैंने अपने अंदर डर संकोच की वजह से पैदा कर लिया है। मैंने अपने पिताजी का बहुत ही भारी नुकसान करवा दिया है। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। मैं अपने डर के भयभीत के कारण मैं कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया हूँ। सारे नगरवासी मुझे मूर्ख समझते हैं। ना तो किसी मूर्ख व्यक्ति को इस दुनिया में जीने का अधिकार है। तभी साथियों वह राजा कहने लगा कि इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पिताजी बहुत ही अच्छी तरीका से दे सकते हैं, तुम्हें मेरे पिताजी के पास चलना होगा। तभी साथियों उस सेठ के बेटे को लेकर के वह राजा अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है। तभी साथियों उस राजा से वह ये कहने लगा कि मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे किसी की शिक्षा नहीं चाहिए। तभी साथियों उस राजा के बहुत समझाने पर वह तैयार हो जाता है और उस राजा के पिताजी के पास चलने को तैयार हो जाता है। तभी साथियों वह राजा अपने पिता के पास लेवा जाता है और वह साथियों बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी उस राजा ने इशारा किए, यह मेरे पिताजी हैं। दोनों ने साथियों उस सेठ के पिताजी को प्रणाम किया और उस पिताजी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे दिया। तभी साथियों वह इतना कहकर के वह व्यक्ति वहीं पर बैठ जाता है। तभी साथियों उस राजा के पिता को देख करके वह साथियों बहुत ही तेज तेज से रोने लगा। तभी साथियों उस राजा के पिता ने उसके रोने का कारण पूछा। तभी साथियों उस राजा के पिता ने पूछा, तभी उसने कहा कि हे महाराज, आप ही मेरी आखिरी इच्छा है और आप ही इस बात का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा और समाप्ति भी हो जाएगा। तभी साथियों उस राजा के पिता ने उस सेठ के बेटे को अपनी समस्या बताने को कहा। तभी साथियों उसने बताया कि वो किस प्रकार ही बचपन से ही शर्मीला है और जिसके कारण साथियों उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसका नाजायज फायदा उठाने लगते हैं, और साथियों उसके पिता भी उससे नफरत करने लगे हैं। यह सब बताते हुए उस राजा के पिता ने उसे शांति दिलाते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। तभी साथियों उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा कि सच में ऐसा हो सकता है? आप तो बहुत ही ज्ञान प्रतीत होते हो और आपके बहुत ही चेले हैं। आपसे विनती करता हूँ कि आप भी मुझे एक शिष्य के रूप में प्रदान कीजिए। तभी साथियों उस राजा के पिता ने कहा कि ठीक है। तभी साथियों उस सेठ के बेटे ने कहा कि चलो ठीक है। तो तभी साथियों उस सेठ का बेटा कहने लगा कि हे महाराज, आप मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। तभी साथियों उस राजा के बेटे ने कहा कि मैं बताऊंगा तो जरूर, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे कुछ कार्य करना होगा, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर तुम मेरा यह कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न होंगे। तभी साथियों वह सेठ का बेटा जो था आगे बढ़ के आया और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तभी साथियों वह महाराज जी कहते हैं, वह राजा के पिताजी कहते हैं, आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा, लेकिन इन 3 दिनों तक तुम्हें सभी कार्य मेरे करने होंगे कि मैं जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा आपको करना होगा। तभी साथियों उस राजा के बेटे ने समझाया उस सेठ के बेटे को। तभी साथियों उस राजा के पिताजी ने समझाया उस सेठ के बेटे को, और ठीक जिस प्रकार मैंने तुम्हें बताया और उस प्रकार तुमने कर दिया तो 3 दिन में ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। तुम चले जाओ और इस महल में ही आश्रम कर लो। साथियों सुबह होते ही वह सेठ का बेटा उस राजा के पिताजी के पास में पहुंचा और तभी कहने लगा कि हे महाराज, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए क्या है। साथियों अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ का पुत्र उस राजा के पिताजी के पास में पहुंचा और कहने लगा कि हे महाराज, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तभी साथियों उस राजा के पिताजी ने कहा कि ध्यान से सुनना, आज मैं तुम्हें 25 अजनबी लोगों से मिलने की सलाह देता हूँ और तुम्हें उनका हाल भी जानना है।
और तुम उनका हाल लेकर के मेरे पास शाम तक आ जाना। तभी साथियों उस सेठ के पुत्र को अंदर से तो बहुत ही डर महसूस हुआ, लेकिन साथियों डर ही डर में उस सेठ के बेटे ने उस राजा के पिताजी से हाँ कर दी और साथियों वह वहां से निकल गया। और साथियों 25 अजनबी लोगों से बात करना शुरू कर दी उसने। उसे बहुत ही अधिक संकोच लग रहा था। कई लोग तो उसे साथियों डांट कर भगा भी देते थे, लेकिन साथियों उसको अपना जीवन बदलने का यही पहला उपाय रह गया था। लेकिन साथियों उसने हिम्मत बनाते बनाते उन 25 अजनबी लोगों के नाम और उनके कारोबार के बारे में पूछ लिया साथियों। जब साथियों शाम होने पर वह उस राजा के पिताजी के पास में पहुंचा, तभी साथियों खुश होते हुए उसने उस राजा के पिताजी को सारी बात बताई। और साथियों उसने कहा कि आज का कार्य तुमने सही से ढंग से पूरा कर लिया है। तभी साथियों वह सेठ का बेटा जो था वह अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा था। यहाँ तक कि साथियों उसके कोई लोग मित्र भी बन गए हैं। साथियों दूसरे दिन की सुबह होने के कारण तभी वह उस सेठ के पिताजी के पास में पहुंचा। तभी उन्होंने कहा कि आज ये कार्य है जो मेरे यहाँ रह रहे ये शिक्षा विद्यार्थियों के लिए 50 शिष्यों को संबोधित करते हुए तुम उन्हें इस विषय के रूप में तुम उन्हें पढ़ाओगे। साथियों यह सब सुनकर के वह सेठ का पुत्र जो था वह हक्का बक्का रह जाता है। तभी साथियों उस राजा के पिताजी से कहा कि हे महाराज तुम ये मुझे क्या काम सौंप रहे हो, तुम मुझसे ये क्या कार्य करवा रहे हो। मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे अंदर वो पढ़ाई का ज्ञान है भी नहीं जिससे मैं उन 50 विद्यार्थियों को पढ़ा सकूं। मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी भी नहीं कर पाया हूँ, मैं इनको पढ़ाने का कार्य नहीं कर पाऊंगा। तभी साथियों उस राजा के पिता ने कहा कि तो ठीक है, मैं तुम्हें तो शिक्षा भी नहीं सिखाऊंगा। तभी साथियों उस सेठ के पुत्र ने विनती करते हुए कहा कि आप ये जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है और मैं इन विद्यार्थियों को शिक्षा कैसे दे सकता हूँ। तभी साथियों उस राजा के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है कि लेकिन वह बालक नहीं जानते तुम जिसका प्रयोग करते हो उसके बारे में उन विद्यार्थी को बताना है, क्योंकि साथियों वह विद्यार्थी यह सब नहीं जानते हैं। लेकिन साथियों उस सेठ के बेटे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हुआ था। वह साथियों बहुत ही हिम्मत जुटाते हुए उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। साथियों शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार साथियों मजबूरन होकर के उस सेठ के बेटे ने उस विद्यार्थी को सारी शिक्षा दिलाई और आगे के बारे में बताया। साथियों उसने उन विद्यार्थियों को जल्दी से 5 विशेषताएं उस आगे की बताई और वहां से भागता हुआ आया उन राजा के पिताजी के पास आ जाता है और उन्हें बताया कि मुझे बहुत ही डर लग रहा था और कहा कि मैंने आगे की 5 विशेषताएं बता दी हैं। तभी साथियों उस राजा के पिताजी ने कहा कि जाओ तुम एक और कोशिश करके आओ। तभी साथियों उस व्यक्ति ने फिर एक बार हिम्मत जुटाई और उसने जल के महत्व के बारे में पढ़ाना शुरू किया। इस बार साथियों उस सेठ के पुत्र को कोई भी घबराहट पैदा नहीं हुई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस आगे के बारे में पढ़ाया। तभी साथियों उस राजा के पिताजी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। उस राजा से अपने मुख की आवाज सुन के वह साथियों बहुत ही खुश हुआ। तभी साथियों वह सेठ का बेटा जो था वह बहुत ही खुश हुआ और खुश होकर के जब तीसरे दिन उस राजा के पिताजी के पास में आया, तभी उस राजा के पिताजी ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें कुछ भी अजीब लग सकता है, लेकिन आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। उस सेठ के पिताजी से ऐसी बात सुनकर के साथियों सेठ का बेटा जो था यह सब सुनकर के बहुत ही डर जाता है। तभी साथियों उस सेठ के बेटे ने कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तभी साथियों उस राजा के पिताजी ने कहा कि तो ठीक है, मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। अंत में साथियों उस सेठ के बेटे ने उस राजा के पिता की बात तो माननी ही पड़ी और साथियों उस सेठ के बेटे ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाकर क्या कहूँ। तभी साथियों उस राजा के पिताजी ने कहा कि तुम अपने पिताजी से जाकर के उनसे क्षमा मांग लेना और कहना कि वे तुम्हें एक और अवसर दें और जिसके कारण खुद को तुम बुद्धिमान साबित कर सको। तभी साथियों उस राजा के पिताजी के कहने के साथ साथ उस सेठ के बेटे ने बहुत ही हिम्मत के साथ अपने पिताजी का सामना किया और उनसे अपने पिताजी से क्षमा मांगी। आखिरकार साथियों उस सेठ ने अपने बेटे को क्षमा कर दिया और उसे एक और अवसर देने के लिए तैयार हो गया।
तभी साथियों वह सेठ का पुत्र जो था वह उस राजा के पिताजी के पास में आया और साथियों उस उपाय के बारे में सोचने लगा जिससे उस राजा के पिताजी ने 3 दिन बाद बताने को कहा था। तभी साथियों उस राजा के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने स्वयं ही तीसरा अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, संकोची और शर्मीले थे। ये सब तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था और तुमने जैसे ही उस डर का सामना किया वह डर खत्म हो गया। जीवन में तुम्हें जिस भी काम से डर लगे उस काम को करना शुरू कर दो, डर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अब साथियों वह व्यक्ति समझ चुका था कि उन राजा के पिता ने जो भी हमें बताया है वह सभी सत्य है कि उन्हें से उस राजा के पिता उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। उसने उन राजा के पिता का बहुत ही आदर की पूर्वक धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर के दिखाएगा और जिंदगी में साथियों आगे बढ़कर के वह सफल भी हुआ। तो साथियों अब बात वो ही बता देते हैं कि आखिर वह 2 काम कौन से थे जिससे मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। पहला साथियों जो है कि जो इंसान डरता है वह कभी भी साथियों उन्नति नहीं करता है, और दूसरा साथियों जो पुरुष शर्माता है तो वो भी साथियों कुछ नहीं कर पाता है। और ये दोनों लक्षण इस सेठ के बेटे में थे साथियों। वह डरता भी था और साथियों वह शर्माता भी था। यदि साथियों ये दोनों लक्षण किसी एक पुरुष में हैं तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है साथियों। वह खुशी नहीं रह पाता है अपने जीवन में, उसे दुखी दुख मिलते हैं, क्योंकि साथियों पहला वो शर्माता है और दूसरा वह डरता भी है। तो ये साथियों 2 वही बातें थी जो मनुष्य 2 कामों को करता है वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है, उसे जीवन भर दुखी दुख मिलते हैं। पहला साथियों डर है और दूसरा साथियों शर्म है। अगर जिस किसी इंसान ने शर्म और डर किया तो उसकी जिंदगी बेकार है साथियों। यदि ये 2 चीजें अपने जीवन में होती हैं तो हमारे वह दुख का कारण बन जाती हैं साथियों। नंबर 1 पर साथियों डर होता है और दूसरे नंबर पर साथियों शर्म होती है। ना तो हमें साथियों किसी से डरना चाहिए, हमें उसका सामना अवश्य ही करना चाहिए। और साथियों एक शर्म, कोई भी अजनबी व्यक्ति है, कोई भी परदेशी व्यक्ति है साथियों, उससे हमें बात करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। और यदि तुम शर्म करोगे तो तुम्हारे पास डर तो अपने आप पैदा हो जाएगा। तो इसलिए साथियों हमें शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और हमें साथियों डर को खत्म ही कर देना चाहिए। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों अपने मित्र या दोस्तों के साथ में या किसी रिश्तेदार में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके साथियों, कि आखिर वह 2 चीजें कौन सी होती हैं जिससे पुरुष जिंदगी भर दुखी रहता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।